का आदेश हुआ मेन कंसेप्ट के लिए, सो मैं हाजिर हूँ। तो मुख्य बात जो कंसेप्ट की है वो वही लगभग एक ही होती है, एक जैसी होती है, एक जैसे बताना होता है, वही मैं भी बताऊंगा। तो ये कंसेप्ट पुराने लोगों के लिए तो कहा जा सकता है पुराना है, वही है। लेकिन जब जो साथी नए जुड़े होते हैं उनके लिए ये नया ही होता है। और क्योंकि उनका ये बहुत जरूरी है कि हमारे पूरी बात को जानना, पूरी विचारों को जानना, कंसेप्ट को जानना कि संघ क्या कर रहा है, कैसे करेगा, क्या करेगा। तो इसलिए एक कंसेप्ट डेली होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में अगर हम देखें तो 2500-3000 साल पहले ही, यानी हम कह सकते हैं मुझसे पहले भी संघ हुआ करता था। और जिसे हमारे लोग ही चलाते थे, समण ही चलाते थे। समणों का संघ हुआ करता था, उसका नाम भी समण संघ था। और उस समय भी हर प्रकार के, हर तरह के निर्णय, फैसले संघ द्वारा ही किए जाते थे। संघ ही सर्वोपरि होता था। संघ के निर्णय सर्वमान्य होते थे, हर एक को मानने पड़ते थे। और संघ की ताकत हम वहां से लगा सकते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो एक महान चक्रवर्ती सम्राट कहाए, और महाभारत एक बहुत बड़ा 16 जनपद, 16 गणराज्यों वाला राज्य जो भारत तैयार हुआ, जिसको जम्मू द्वीप भी कहते हैं, वो संघ की ही ताकत थी एक तरह की। और जो आज के समय में अगर हम उसको देखें तो सारा भारत, चीन का कुछ हिस्सा, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक ईरान तक मतलब वो संघ फैला हुआ था। महाभारत, हमारा जो भारत, जम्बू द्वीप जिसको कहते थे। तो संघ वो सबको मिला के संघ द्वारा ही संचालित था एक जगह से। तो संघ में रहने के बहुत हमारा पुराना तौर तरीका है, पुराना तजुर्बा है हमारे लोगों का, जिससे हम लोगों ने भुला दिया। जबकि ये प्राकृतिक है, प्रकृति से सीखी हुई चीज थी। प्रकृति हमें एक साथ रहना सिखाती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि लोग अलग अलग जो रहते हैं, टुकड़ों में रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, वो लोग मारे जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, या खत्म हो जाते हैं, या प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाते हैं। और जो लोग साथ साथ रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, एकजुट रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, वे ही बसते हैं। फिर वो चाहे चट्टाने हों, या वनस्पति हों, जानवर हों, या चाहे इंसान हों, ये सभी के ऊपर ये लागू होता है। जो इकट्ठा रहते हैं वे ही बचे रहते हैं, और जो अलग अलग रहते हैं, टुकड़ों में रहते हैं, वे सब नष्ट होते हैं। फिर चाहे वो शेर भी हो, वो भी मारा जाता है अगर वो जंगल में अकेला कुत्तों के आड़े भी आ जाता है। तो जंगली कुत्ते ही उसको फाड़ के खा जाते हैं, जबकि वो उस एरिया का राजा होता है। विश्व गुरु महासमर्थ तथागत बुद्ध ने भी हम सबको संघ में रहने के लिए, संघ शरणं गच्छामि जैसे जो वाक्य दिया, तो संघ में रहने जीने रहने के लिए ही कहा। चाहे उनका धार्मिक संघ था, उसके पहले महासमर्थ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने से पहले संघ का हिस्सा थे। और संघ के एक
विरोध में होने के कारण उसी के अ, एक कह सकते हैं सजा के तौर पे वो देश निकाले में गए थे। बाद में वो बुद्ध बने चाहे। तो ये संघ की ताकत होती है। और तथागत बुद्ध ने बुद्ध बनने के बाद भी संघ बनाए। 4 तरह के संघ उस समय बनाए, जिसमें भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासका संघ हुआ करते थे। और ये संघ की वो ताकत थी जिसके बल पे तथागत ने बुद्ध विचारधारा पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दी। महासमण बुद्ध ने अपने परिवार को भी संघ में शामिल किया। इस बात से यह साबित हो जाता है कि हम सबको संघ बहुत जरूरी है। कितना हम सबके लिए जरूरी है कि बुद्ध ने अपने परिवार को जोड़ा संघ में, और सपरिवार जुड़ना हम सबके लिए भी बहुत जरूरी है। अब अगर हमें अब ये याद आया है कि हमें संघ में होना चाहिए, तो हम सबको परिवार से जुड़ना बहुत जरूरी है। और हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर कोई ये बात करे कि क्रांति जरूरी है, क्रांति की लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हर एक ये समझता है कि कोई अन्य कर ले, तो अन्य नहीं, खुद से करनी पड़ेगी। सबसे पहले खुद को उसके लिए तैयार हों, संघ में जुड़े, संघ में आके काम करें। उसके बाद परिवार को, हर संघी को अपने परिवार से शुरुआत करनी चाहिए। और परिवार को जोड़ने के बाद दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, फिर पड़ोसी या अन्य लोगों तक जाने की प्रक्रिया जब हम शुरू करेंगे, तब उसमें हमें सफलता भी आसानी से मिलनी शुरू होगी। इसी तरह हमारा कारवां आगे तेजी से फिर बढ़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी हमें संविधान के जरिए भारत गणराज्य संघ बना के दिया है। उसको लोग समझे ना समझे वो अलग की अपनी अपनी बात है, अपना अपना तरीका है। क्यों? अगर हम उसको जानने की कोशिश करें तो पहला जो भाग है वहीं पर संविधान की शुरुआत संघ और उसका राज क्षेत्र में जो पहली लाइन लिखी है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये लिखा हुआ यहाँ से शुरुआत है। तो समर संघ दुनिया का हमारा सबसे पुराना, सबसे पुरातन संघ है। और हम सब व हमारा सारा समर समाज उस पुरातन संघ का हिस्सा है। हम सभी लोग समर संघी हैं, पर हम इसे भूल चुके थे, इसीलिए आज हमारी यह दुर्दशा हो गई। अगर किसी ने, अगर कहा जाए कि किसी ने हमें वर्णों में बांट दिया, वर्गों में बांट दिया, भेद करके बांट दिया, जातियों में बांट दिया, तो मजे की बात है कि हम लोगों ने बांटा, हम मानते गए, बढ़ते गए, इतने दबाव में चले गए कि हम 743 जातियों में बढ़ गए। और हम बढ़ते चले गए, हम मानते चले गए, और हमें पता ही नहीं चला। यहां तक तो चलो फिर भी माना जा सकता है, पर यदि कोई कहे कि 29 लाख संगठनों में हमें किसी ने और ने बांट दिया, यहाँ पे सोचने की थोड़ी सी जरूरत ज्यादा है। क्योंकि हमें, हमारे समाज को इतने टुकड़ों में किसी और ने नहीं बांटा, हम खुद ही अपने महापुरुषों के नाम पर टुकड़े करते गए। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से मल्टीपल होते गए। और हम अपने महापुरुषों के नाम पर बढ़ते गए, जबकि हमें महापुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने, पैगंबरों ने अगर उनकी बात करें
क्योंकि वो सभी लोग उनकी बातें करते हैं, लेकिन उनकी दिखाए रास्ते पे कोई नहीं चलता। उनको हम दिन पर दिन बांट रहे हैं। हम अपनी मैं मेरी और अपनी पद प्रतिष्ठा के लालच में, पैसे के लालच में बांटते जा रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखते परखते हुए हमारे कुछ प्रबुद्ध साथी, प्रबुद्ध संगी, जो दशकों से, बहुत सारे 15-20 साल से काम भी कर रहे थे इकट्ठा होने के लिए समाज को, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, तो संघ बनाने पर विचार किया गया। क्योंकि 2000 मई, उस समय कोरोना काल था, तो ऑनलाइन मीटिंग का तरीका निकाला गया बैठकों का, और जूम मीटिंग 5 मई 2021 के दिन से शुरू हुई, जो लगातार अब तक पोर्टल पर रोज मिल रहे हैं सभी लोग। आज 1352वीं वर्चुअल मीटिंग है, जो एक हम विश्व रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। हमारी शुरुआती मीटिंग विद द पीपल से शुरू हुई थी। उस समय संविधान को हम नेता मानकर काम कर रहे थे। इसकी पहली फिजिकल मीटिंग शायद 25 जुलाई 2021 के दिन पानीपत में हुई थी, जो बहुत सफल, स्टार्टिंग पहली सफल मीटिंग फिजिकल थी, क्योंकि एक नई सोच के साथ नया संघ जो लोगों की नजरों में था, मैदान में उतरा, तो लोगों ने उसको बखूबी सराहा भी, और लोग जुड़ने लगे, हम आगे बढ़ते गए। इसी तरह धीरे धीरे विचार विमर्श, तर्क वितर्क, सलाह मशविरा का दौर लगातार चलता रहा। विचार विमर्श से धीरे धीरे पता चला कि पुरातन समय में हमारा कोई समर संघ हुआ करता था, जिसके कुछ कठोर नियम भी थे। वो हमारी असल पहचान थी। इस मूल निवासी समर पहचान की दुनिया में कोई काट नहीं है। ऐसी समर पहचान को पाकर हमारे सभी साथियों ने इसे तुरंत अपना लिया, और इस तरह हम वी द पीपल संघ से समर संघ में परिवर्तित हुए, और उसी पुरातन समर संघ को पुनर्जीवित किया गया है। ये कोई नया संघ नहीं है, वही पुरातन संघ है जो 2500-3000 साल पहले भी हुआ करता था। हम उन सभी प्रबुद्ध साथियों के धन्यवादी हैं, जिन्होंने हमारी इस पुरातन पहचान की खोज निकाला, इसको पुनर्जीवित किया, क्योंकि यह सब हमारे कुछ साथियों की कठोर मेहनत का फल है, जो रात के 2-2 बजे तक पोर्टल पर विचार विमर्श करते रहे। अब चाहे उसका वक्त सीमित कर दिया गया है, लेकिन पहले मैंने स्वयं भी कई बार देखा कि 11, 12 बजे के बाद भी 1-1, 2-2 बजे तक पता चला कि बातें चलती रही, डिस्कस करते रहे। तो उन्हीं चीजों का ये फल आज हमें मिला है, कि जो एक सीमित समय में भी हमारे साथी अपनी बात भी नहीं रखते हैं, क्योंकि लोगों तक वो बातें आमतौर पे पहुंच चुकी हैं। हर संस्था को या संघ को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सुदृढ़, अच्छे, तर्कशील और सर्वमान्य नियमों का भी जरूरी होना है। चाहे परिवार हो, चाहे संघ हो, चाहे संस्था हो, हर जगह पे नियमों की आवश्यकता है। फिर नियमों पर चर्चा शुरू हुई, तो हमारे नियम बनाने शुरू हुए। उसमें से सबसे पहले यही बात आई कि कैसे नियम हो, तो क्या सिर्फ समणों के लिए, या और भी कोई बीच में आ सकता है, कैसा
प्रारूप शुरू हो। तो समर संघ चूंकि ये धार्मिक संघ नहीं है, सामाजिक संघ है, समाज के हर समण का संघ है, इसलिए समणों के लिए सीमित किया गया। समणों को सुरक्षित रखने के लिए इस संघ को सीमित किया गया। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग जो पहले समण थे, पर वे अपने अपने कारणों से बमणों की पहचान को अपना चुके, वे समण संघ में दावा कर सकते हैं कि वे समण हैं। इसके लिए पुरानी भाषा किताब आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे लोगों ने पहले भी अगर समणघात किया है, ऐसे लोगों को दोबारा ना लेने का निर्णय किया गया। और केवल समण जिसमें एससी अगर संवैधानिक रूप में उनको देखें तो उस समय के समण आज बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसके अनुसार एससी एसटी ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, तो उनको लेने का निर्णय किया गया। क्योंकि ये केवल समणों के लिए है, और वह समण जो ना झुके ना टूटे ना बदले ना मैदान छोड़कर भागे ना घबराए, ऐसे समण संगियों के लिए ये सिर्फ समणों के लिए तय किया गया। अब जब कोई मीटिंग सभा सम्मेलन संगीति आदि होती है, तब उसमें ये इसीलिए सुनिश्चित कर लिया जाता है कि यहाँ सभी समण ही हों। यदि समण के अतिरिक्त कोई वहाँ होता है तो उसे वहां से जाने के लिए कह दिया जाता है। इसी तरह दूसरा नियम, चंदा के लिए चंदा कभी नहीं, इस पे चर्चा हुई। क्योंकि कोई भी संस्था बिना पैसे के भी नहीं चलती। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन में या विचार विमर्श में सामने आया कि टूटने का बहुत बड़ा कारण चंदा होता है। संगठन बार बार टूट रहे हैं, चंदे के कारण टूट रहे हैं। पहला कारण जो बताया, जैसे कोई समणों में अगर बमण घुसता है तो वो अपनी कहानी डाल डाल के तोड़ने का काम करता है, इसलिए उसमें नहीं एंट्री दी। और चंदा भी वही काम करता है कि जहाँ जहाँ पर पैसा होता है वहां पे लगभग आज के समय में स्वाभाविक है कि अगर वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए चंदा कभी नहीं लेने का निर्णय किया गया। और क्योंकि हमारी जो संगीतियां होती हैं उसके लिए हम ज़्यादा खर्चे वाली जगह नहीं ढूंढते हैं, ज़्यादातर ढूंढते हैं कि निःशुल्क वाली जगह हो। जैसे अम्बेडकर भवन है, बुद्ध विहार है, रविदास विहार है, कबीर विहार, गाडगे विहार, घासीदास विहार, फुले सावित्री विहार, कांसीराम विहार, दुर्बलनाथ भवन, गरीबदास भवन, रामदास भवन, वाल्मीकि भवन, गुरुचांद ठाकुर, हरिचांद ठाकुर भवन, पेरियार भवन आदि। इस तरह के कोई ऐसी जगह ढूंढी जाती है जो हमारे महापुरुषों के नाम पे हमारे समणों ने बनाई हो, उसको मेंटेन की हो, ताकि वो निःशुल्क मिल सके। खाना पीना अपना साथ लेके जाना या अपना खर्चा स्वयं देना, जितने लोग जितना एस्टिमेट उस हिसाब से जो एवरेज पड़ता है उस हिसाब से अपना देना। इसलिए चंदे की आवश्यकता ना पहले भी लिया गया। जो पुरातन समर संघ था उस समय भी चंदे का कोई लेन देन नहीं था, तो इसमें भी चंदे का कोई इस तरह का प्रावधान नहीं रखा गया। और जब प्रचार प्रसार की बात आती है तो वहां पे कोई भी व्यक्ति प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि प्रचार प्रसार भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है, तो सीधे तौर पे जो व्यक्ति कुछ ऐसा कर सकता है तो समर संघ के प्रचार प्रसार में वो अपनी भागीदारी निभा सकता है। तो उसके लिए बुक्स, स्टिकर, पॉम्फलेट या कैलेंडर, ऐसी
चीजें लेके वो स्वयं वितरित कर सकता अपने हाथ से, या समर संघ को आदेशित कर सकता, कह सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता समर संघ को कि ये मेरी तरफ से बांट दीजिए, तो आवश्यकता पड़ने पे, आवश्यकता प्लेस पे उनको वितरण किया जा सकता। तो इस तरह से चंदे की भी आवश्यकता संघ को महसूस नहीं हुई, और चंदा का नियम बन गया कि चंदा कभी नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से तीसरा नियम बना, जाति अभ्यास कभी नहीं। तो जातियों का भी देखा गया है कि वो एक सीमित दायरा है। एक तो जो भी संगठन बने जहां पे जातिवाद है उनको टूटने में देर नहीं लगती। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, दुनिया भर की वहां पे बाउंडेशन है। और हमारे महापुरुषों ने भी आ, कहा हुआ है, जैसे बाबा साहब ने बात की थी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी हम अछूत व पीड़ित ही रहते हैं, तो स्वतंत्रता हमारे किस लाभ की। तो संघ एक स्वतंत्र इकाई है, तो यहाँ पे हर व्यक्ति स्वतंत्र है, काम करने के लिए स्वतंत्र है। जातियां खत्म करने का बीड़ा उठाया, फिर समर, हम सब समर पहचान पर पहुंचने के लिए तैयार हुए, और जातियों का दूर दूर तक इसमें बात ना करने की बात की। ना जाति पूछनी है, ना जाति बतानी है। जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज का कोई महत्व नहीं है, ये भी बाबा साहब ने कहा हुआ है। तो हम जातियों का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करते। इसी तरह चौथा नियम बना, केवल संघवाद। तो इधर उधर की बातें करने का कोई बहुत ज्यादा महत्व ही नहीं रह जाता, क्यों हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम अपने संघ के अलावा और दुनिया भर के लोगों की बातें करें। दुनिया में जिन भी लोगों ने संघवाद का नियम अपनाया है, उनके सभी दुख दर्द खत्म हो गए, और जिन लोगों ने संगठनवाद, परिवारवाद, राजावाद अपनाया, उनके दुख बढ़ गए। संघवादी हमारे दुखों से मुक्ति का रास्ता है। इसके तीन उदाहरण देखिए। पहला, भारत की आजादी के लिए भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का संघ बना, ये नारा दिया गया, और अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़ा। दूसरा, अगर हम उसका उदाहरण लेते हैं तो 2 अप्रैल 2018 का है, जब SC/ST एक्ट को खत्म करने का सरकार ने कोशिश की, तो सिर्फ 4 घंटे के जो अस्थायी संघ बना, और 4 घंटे के विरोध में ही सरकार को झुका दिया, और प्राकृतिक इस प्राकृतिक संघ में इकट्ठा हुए, और सरकार अपने जो बात कर रही थी खत्म करने की, तो उसको मानना पड़ा, और वो फिर बल्कि पहले से और सख्त नियम बन के वो चीज आगे आई, SC/ST एक्ट वाला। तीसरा, किसानों के विरुद्ध जो सरकार ने 3 काले कानून बनाए, उनको काले कानून के नाम से कहा गया, क्योंकि वो किसानों के बिल्कुल विरोध में। तो किसानों के लगभग 32 शायद संगठन वहां पे बैठे थे, जब तक अपनी अलग अलग कहानियां गढ़ रहे थे, और तब तक उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी गई सरकार ने, जो कि लेकिन जब उन्होंने अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई इकट्ठे होकर 32 संगठनों ने, तब सरकार को तुरंत झुकना पड़ा, और सरकार ने उन्हें वापस लेने का वादा किया। लेकिन देखने की बात है कि फिर वही जो वादे किए थे, अब किसानों को क्यों दोबारा बैठना पड़ा। अब भी बैठे हैं बॉर्डरों पे, दिल्ली के या किसी न किसी स्टेट के। उसका सीधा कारण है कि दोबारा फिर वो टूट गए। अब उनकी वो बात नहीं, सरकार ने पूरा अपना खेल रचाया, और उनको फिर
भागों में विभाजित कर दिया, और अब फिर वो धक्के खा रहे हैं, और कई महीने उनको बैठे को फिर हो गया। तो ये है संघ में रहने और संघ ना रहने की ताकत, संघवाद की। तो और इसके बाद फिर अगर हम, पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। तो संघ में मंचमाला पद प्रतिष्ठा के अ, संघों के क्रियाकलाप नहीं होते। खासकर समर संघ, यह बीमारी बाहर के लोगों से द्वारा आई हुई है। और अल्पसंख्यक या थोड़े लोग जब बहुसंख्यक लोगों का दबाव बनाते हैं, तब वे अपने किसी एक व्यक्ति को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और उसे मंच माला आदि से नवाजते हैं। तो इस तरह से एक ऐसा लगता है कि ये ऊंच नीच का भाव, जैसे जो मंच पे बैठा हो अपने आप को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता है, जो नीचे बैठा अपने आप को डिग्रेड महसूस करता है। तो इस तरह की भावना को खत्म करने के लिए संघ ने मंचमाला, क्यों ये भी संघ के अपना संगठनों के टूटने के कारण होते हैं। जिसका एक का आदर होता है दूसरे का निरादर हो जाता है, एक का स्वागत होता है तो दूसरे का द्वागत हो जाता है। एक अगर कुछ लोग स्टेज पे बैठे हैं और कुछ लोग नीचे बैठे हैं तो सीधे से ऊंच नीच का भाव नजर आता है। उस चीज को समर संघ ने खत्म किया और सभी को इक्वालिटी में बैठने के लिए नियम पारित हुआ। और अगर कोई, सभी लोग जमीन में बैठे हैं, गद्दों पे बैठे हैं, तो सभी लोग उन पे बैठेंगे। हाँ, कुछ लोगों के लिए कुर्सियां इसलिए लगाई जाती हैं, जो साथी, जो एज्ड कैंडिडेट या जो किसी घुटनों वगैरह की समस्या के कारण नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए, ताकि वो बैठ सके आराम से। और एक सिर्फ संघासन लगाया था। संघासन होता है जहां पे जो बात साथी रखना चाहता है वो बात रखने के लिए वहां उठ के जाता है, अपनी बात रखता है और फिर आके अपने नियत स्थान पे बैठ जाता है, ताकि उसकी बात आसानी से सभी लोगों तक पहुंच सके, इसलिए वो लगाया था। तो यहाँ पे मंचमाला समर संघ ने खत्म किया। और पंजीकरण ना करने की बात हुई। पंजीकरण में भी कुछ लोगों के नाम आ जाते हैं और उनका सिर्फ मालिकाना हक एक तरह से तय हो जाता है। तो जबकि जमीन, ये चीजें जमीन जायदाद और किसी मतलब प्रॉपर्टी आदि के लिए होता है, इसलिए वो चीज भी संघ ने खत्म की। संघाधिशेष को सबसे ऊपर मान रखा गया, क्योंकि सभी, अगर संघियों को यदि अपने बच्चों को लाभ दिलवाना है, सभी बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो सभी बच्चों, सभी को संघ के नियम भी मानने पड़ेंगे। इसलिए संघाधिशेष का पारित हुआ, ताकि, और जो संघाधिशेष तय होता है वो पहले ही बहुत ज्यादा विचार विमर्श के जरिए वो लागू होता है। इसलिए अगर उसको कोई, कुछ लोग उसको पहले नहीं उसको समझ रहे हैं, नहीं उनको मान रहे हैं, तो लेकिन वो आदेश पारित होने के बाद में वो सबके लिए मान्य है और सबके लिए मानना ही पड़ेगा। जब तक संघाधिशेष चलता रहेगा, बहुत आसान रहेगा संघ को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, सभी लोगों को सभी नियम अच्छी तरह से जान लेने भी चाहिए और उन पे चलना चाहिए, आत्मसात करने की जरूरत है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि राजनीति जो है संघ के पीछे पीछे चलती है, अगर आप बहु गिनती में इकट्ठा है। इसलिए संघ को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई साथी अगर राजनीति में अपना इंटरेस्ट रखता है तो वो राजनीति में जा सकता है, और चाहे वो संघ से इजाजत लेके जाए तो संघ उसको किसी न किसी रूप से स्वीकार करके उसकी रिक्वेस्ट और हो सकता मदद भी करे।
लेकिन संघ में अगर रह के कोई व्यक्ति जाता है तो नेचुरल है, वो संघ की विचारधारा को आगे ले जाएगा, साथ ले जाएगा, तो संघ के लिए काम करेगा, संघियों के लिए काम करेगा। तो संघ को खुद राजनीति में जानने की जरूरत नहीं है। और संघ में घातक की वापसी कभी नहीं। इसका एक एग्जाम्पल हम अगर लें तो आ, तथागत गौतम बुद्ध के समय का है, जब 500 सामनेरों को आ, अपना बहका के वो ले गया था, उनका ही भाई देवदत्त। तो 500 सामनेरों को तो तथागत ने वापस ले लिया समझा बुझा के, लेकिन देवदत्त को, क्योंकि उसने संघ को तोड़ने की कोशिश की थी, संघ को घात पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए उसको दोबारा नहीं लिया गया। तो संघ घातक की कभी वापसी ना लेने का भी संघ ने फैसला किया। इसका निर्णय भी संघ की बैठक में होता है, कोई अकेला व्यक्ति कोई निर्णय नहीं कर सकता। और ये सभी नियम संघ का आधार हैं। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना अमान्य किए जाएंगे। तो ये सभी नियमों को बहुत अच्छी तरह से हर व्यक्ति को जानने समझने चाहिए। खासकर उन व्यक्तियों को आत्मसात करने की जरूरत है जो व्यक्ति स्पोक बनकर काम करें। और हम सब लोग ये भी याद रखें कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा। अगर हम संघ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों की सुख सुविधा, अपना फ्यूचर, अपनी अगली पीढ़ियों का फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं, तो हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा। हम सब लोग काम करें, इन चीजों को समझें, पढ़ें, जानें। जिन साथियों तक पुस्तकें पहुंची हो पुस्तकों को पढ़ें, नहीं पहुंची हो पीडीएफ ले लें किसी न किसी साथी से, और इनको जाने समझें और काम करें। तो मैं इतनी बात कहना चाहता था। हाँ, एक बात और बीच में बता दूं, 10वें नियम के साथ ये चीज भी आ जाती है कि अगर कभी बहुत किसी चीज की आवश्यकता हुई, किसी नियम को थोड़ा सा मोल्ड करने की, उसको थोड़ा सा बदलने की, तो क्या होगा, तब क्या होगा? यहाँ तो ताला लग गया। तो जो संघाधिशेष सबसे ऊपर है, वो चीज सब आ जाती है। और उसका जो सिस्टम है वो इतना है टिपिकल, लेकिन वो किया जा सकता है। टिपिकल 75% उसमें बहुमत और क्वारम का सिस्टम है। तो उसके बाकी जगह पे अगर 51% है तो वहां पे 75% है। तो इस तरह से संघ की प्रक्रिया है, संघ में काम करना है। तो मैं इन शब्दों के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हुई हो, बोलने में, समझाने में, कहने में, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि।